संघ को नमन करता हूं। और अपनी बात शुरू करने से पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है तंत्र सर? हाँ जी सर सर। एकदम से सही आवाज आ रही है। आपकी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है क्योंकि सर ठीक सर। आपकी आवाज बहुत अच्छी मधुर है। साधुवाद सर, साधुवाद। टीचर की आवाज जो होती है मधुर होती है ना, इसलिए। जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया अप्रिशिएट करने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। आ, आज संघ से मुझे आदेश हुआ है कि मैं आज का कॉन्सेप्ट, और जैसा कि सबको विदित है, जानकारी है कि आज संस्कृति विशेष कवि, गायक, लेखक, शिक्षाविद आदि का आज का ये जो पोर्टल चल रहा है, इन सभी साथियों के लिए विशेष है। अन्य साथी भी इसमें जुड़े हैं, लेकिन वो साथी विशेष रूप से उनको आज ये पोर्टल दिया गया है कि वो इस पर अपने विचार रखें। जो भी आपके अंदर कोई टैलेंट है, चाहे गीत गाने का है, गजल का है, या कविता का है, या और कोई भी संस्कृति से संबंधित कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, तो वो यहाँ पर उसका प्रदर्शन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, डेली हम लोग बताते हैं संघ का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेली कोई ना कोई नए साथी हमारे, नई बहनें, नए भाई हमारे जुड़ते हैं। और मकसद होता है कि हम सभी लोगों को एक साथ जोड़ करके हम जिस व्यवस्था से यहाँ पर लड़ना चाहते हैं, या जिस व्यवस्था से हमारा द्वंद्व द्वंद्व है, जिस व्यवस्था से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, और वो संघर्ष अभी अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है। वैसे तो जीवन में लक्ष्य हमेशा सामने खड़े होते हैं, लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते, लेकिन जो इस देश में समण समाज का जो लक्ष्य है, वो है कि हम लोग इस देश में अपना सुखी जीवन, अपने बच्चों का सुखी जीवन कैसे करें, और इस देश में कैसे मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जिए। ये हमारे सामने एक मुख्य लक्ष्य है। लेकिन साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिस व्यवस्था या जिस ताकत से, या जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम ये अपनी जो लड़ाई या अपना आंदोलन या इस समण संघ को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, वो समाज आज भी 24 घंटे काम करता है। और हमें उससे लड़ने के लिए उससे तेज गति से, उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और ये हम स्वयं अपना विश्लेषण करें कि क्या हम जिस व्यवस्था के सापेक्ष हम उससे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो क्या हम उतना काम कर पा रहे हैं कि हम उस व्यवस्था से लड़ सकें, या उस व्यवस्था से हम अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं, या अपने बच्चों के जीवन में जो खुशी है, वो उनसे छीन सके। ये हमें स्वयं आत्मविश्लेषण करना है कि जो व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने, खासकर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संवैधानिक व्यवस्था दी, और उस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो अधिकार हमें मिले, और जो उस अधिकार को हमारे छीनने के लिए दिन प्रतिदिन 24 घंटे काम करता है, और उसके साथ भी वह इस देश की व्यवस्था पर काबिज है, तो उससे लड़ने के लिए, उससे उन अधिकारों को छीनने के लिए, उनसे उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी मेहनत, कितनी शक्ति की आवश्यकता है। सर आपकी आवाज कटती है। और वो शक्ति हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम इकट्ठा होंगे। अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे, तो हम उस बड़ी ताकत से लड़ नहीं पाएंगे। किसी भी देश में या भारत देश में अगर हम उस समस्याओं पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो जो समाज बिखरा हुआ समाज होता है, जो समाज संगठित समाज नहीं होता है,
यह जो डिप्रेस क्लास होता है, उस समाज की समस्याएं सबसे ज्यादा होती हैं और उसके पीछे बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं से लड़ने के लिए उस समाज को तैयार होना पड़ता है। अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो हमारा समाज मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। उस समय पर ना कोई जातियां थी, ना कोई धर्म था, ना किसी प्रकार का कोई पंथ था। उस समय पर छोटे छोटे कबीलों में लोग रहा करते थे। हमारे लोग कबीलों में रहा करते थे और वो कबीले जो हुआ करते थे वो संघ में रहा करते थे। व्यक्तियों का काम होता था कि वो भरण पोषण के लिए, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेंगे और घर का जो मैनेजमेंट होता था वो माता के पास अर्थात महिला के पास हुआ करता था। धीरे धीरे समाज बदला और समाज बदलते बदलते कुछ ऐसी ताकतें इस देश में आई, क्योंकि उस समय पर किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता था किसी देश में, किसी प्रदेश में जाने के लिए। ना कोई पासपोर्ट की व्यवस्था होती थी, ना किसी देश की कोई इस प्रकार की कोई बाउंड्री हुआ करती थी। लोग रहा करते थे तो वहां रहते थे जहां पानी हुआ करता था, नदियों के पास लोग रहा करते थे। उसी प्रकार से प्राचीन काल में, अब से अगर हम 4000 वर्ष पहले या 3500 वर्ष पहले के समाज को हम उस पर दृष्टि डालें तो वो कबीलाई समाज हुआ करता था। और उस कबीलाई समाज में उसका कोई नेता नहीं हुआ करता था। काम करने के बाद, जैसे अभी हमारे एंकर महोदय ने, हमारे बहनजियों ने आप सभी को बताया कि कल सन्निपात बाहुल्य है, अर्थात शनिवार हमारा विशेष दिन है, हमारे इकट्ठे होने का विशेष दिन है। क्योंकि हमारे लोग भी जब पूर्व में शनिवार को बैठ करके, एक जगह बैठ करके नाचना, गाना, बजाना और अपने समाज की समस्याओं पर बात किया करते थे, उससे समाज इकट्ठा रहता था और समूह में रह करके लोग अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया करते थे। अगर किसी का आपस में कोई विवाद भी होता था तो संघ उसका फैसला करता था और उस संघीय व्यवस्था से वो समाज मजबूत रहता था। यहां पर फिर कुछ ऐसे लोग, चूंकि कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी, कुछ ऐसे लोगों ने देश में प्रवेश किया, कुछ ऐसे लोगों ने हमारे प्रदेश में प्रवेश किया जो हमसे ज्यादा चालाक किस्म के लोग थे, या हमसे ज्यादा बुद्धि तो नहीं रखते थे लेकिन एक तरह से चालाकी में बहुत ज्यादा माहिर थे। वो हमारे बीच में आए। चूंकि हमारा समाज पहले से ही समता मूलक समाज हुआ करता था, समानता और भाईचारे में विश्वास किया करता था, आपस में किसी प्रकार का द्वेष भावना नहीं होती थी। अगर किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना हुई भी तो उस समय जब सन्निपात बाहुल्य होता था या शाम को जब बैठा करते थे, उन विवादों को निपटारा कर लिया करते थे। समय बदला, समय के साथ व्यवस्था बदली और इस देश में कुछ ऐसे लोगों ने प्रवेश किया कि उन लोगों ने हमारे बीच में घुस करके हमारे समाज को धीरे धीरे हमारे समाज पर हावी होते गए और होने के बाद इस व्यवस्था को अपने कब्जे में करना शुरू किया। और देश में जो एकमात्र सत्तात्मक व्यवस्था हुआ करती थी, क्योंकि जो बाहरी व्यक्ति जब भी कहीं आता है, चाहे इस देश में मुगल आए, चाहे इस देश में अंग्रेज आए, या इस देश में आर्यन लोग आए, जब भी कोई लोग कहीं कहीं शासन करने जाता है या किसी पर हमला करने जाता है तो वो अपने साथ अपनी बहन बेटियों को लेकर के नहीं चलता। वो जब यहाँ पर इस देश में कुछ ऐसे लोग, चालाक लोग देश आए, देश में उन्होंने प्रवेश किया
तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति का काम करना शुरू किया और हमारे लोगों के बीच में उन्होंने इस प्रकार का विवाद लगाना शुरू किया। लेकिन फिर भी हमारा समाज उस समय पर इकट्ठा रहा, जिसे हम समण समाज कहते हैं। धीरे धीरे कबीलों से और कबीले बनते गए और जो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था वो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में बदल गई। यानी कि जो घर का जो प्रधान है वो पिता होने लगा और चूंकि बाहर के लोग जो आए वो अपने साथ अपनी महिलाओं को नहीं लेकर के आए थे और उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हमारे लोगों को, समण समाज के लोगों को या इस देश के मूल निवासी समाज के लोगों को, उनको शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र से धीरे धीरे वंचित करना शुरू कर दिया। और उसी आधार पर धीरे धीरे उनको चाहे पेशे के आधार पर, चाहे किसी कार्य के आधार पर, चाहे और व्यवस्था के आधार पर उनको धीरे धीरे बांटना शुरू किया, जातियों में बांटना शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे व्यवस्था बदलती गई और इस समाज को, जो इस देश का 85% समाज है, उसको 6743 जातियों में बांटने का काम किया। लेकिन कुछ समय बाद हमारे महापुरुषों ने, अगर देखें तो 14वीं सदी के आसपास हमारे महापुरुषों ने काम किया। लेकिन उस काम में भी उन महापुरुषों ने समाज को इकट्ठा करने का काम नहीं किया। जैसा कि कवियों ने उसको लिखा है कि वो भक्ति काल था। पूर्ण भक्ति काल नहीं था, लोगों को जगाने का तो था, लेकिन उस काल में यहाँ पर ईश्वर को ही उन्होंने प्रधान माना और ईश्वर को ये लेकर के वो लोग चले कि ईश्वर के सामने, जो ईश्वर ने बनाए हैं, हम सब लोग समान हैं। लेकिन ईश्वर की सत्ता को उन्होंने नहीं नकारा, जिसकी वजह से उसको भक्ति काल भी कहा गया। लोगों को अंधविश्वास से हटाने का तो काम किया, लोगों को अंधविश्वास से दूर भगाने की तो शिक्षा दी, लेकिन ईश्वर को वो जो हमारे संत महात्मा थे उस समय के, वो उसे नकार नहीं पाए, जिस वजह से समाज बिखरता गया और समाज के अंदर जो बमण व्यवस्था थी वो व्यवस्था पूरी तरह से उनके खून में रच बस गई और उस प्रकार से वो अंधविश्वास को भी नहीं छोड़ पाए। और हम समाज के बंटने का जो, मैंने एक किताब है उसका जो मैंने अध्ययन किया, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी की किताब है, उसमें मैंने एक अध्ययन किया कि हमारे समाज को बंटने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि अशोक के समय में ही जो भिक्खु संघ हुआ करता था, भिक्खु संघ के जो हीनयान और महायान, ये दो संप्रदाय, बड़े संप्रदाय हुआ करते थे जो उसी समय पर बट चुके थे। उसमें 18 संप्रदाय बन चुके थे, यानी कि 18 भागों में ये बट चुके थे, जिसकी वजह से जो भिक्षु संघ था उससे भी लोगों के मन में एक उदासीनता आई। उससे भी लोगों को लगा कि जो भिक्षु संघ है, जो हमको एक साथ बांधे रखता था, वो बिखर गया, तो उससे भी समाज में बिखराव की स्थिति आई। और जो इस देश में बमण समाज था, उसने इस स्थिति का फायदा उठा करके हमारे समाज को, इस मूल निवासी समाज को, इस समण समाज को बहुत जगह बांटने का काम किया, जिसकी वजह से हमारी ताकत कमजोर होती चली गई। और कमजोर होने के बाद हम इस देश के राजा होने के बाद भी, अशोक सम्राट का हम समय देखें या उसके बाद के भी हम काफी सम्राट, जो 10 सम्राट हमारे इस देश में रहे, जो समण सम्राट रहे हैं, तो उस समय तक हमारा देश में शासन रहा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारे अंदर बिखराव की स्थिति पैदा होने लगी। कारण था कि हम लोग जिस प्रकार से सन्निपात बाहुल्य की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने एक साथ इकट्ठा होना, हम लोगों ने एक साथ बैठ करके विचार विमर्श करना छोड़ दिया, जो आज भी भारी संख्या में ये प्रचलन, ये संस्कृति हमारे अंदर घर कर चुकी है। आज भी हम अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते। डेली दिन प्रतिदिन
यहाँ पर लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप जुड़िएगा इसमें। तो इसका हमें एक ही बात नजर आती है, या तो लोगों को अभी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, और समझ आया है तो वो सोचते हैं कि यहाँ जुड़ने जोड़ने की केवल बात हुई होती है, जुड़ने जोड़ने से होगा क्या। और इसमें हम जो जुड़ चुके एक बार, और जुड़ने के बाद और हमें क्या काम करना है, जुड़ तो हम चुके, हमें काम थोड़ी करना है। लोग ऐसा भी कुछ सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जुड़ने के बाद भी कार्य करना नहीं चाहते, बहुत सारे बहाने उनके सामने होते हैं। लेकिन जिस समस्या से हम ग्रसित हैं, जिस व्यवस्था से हम लड़ना चाहते हैं, उस व्यवस्था से लड़ने के लिए हमें ताकत को तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। हम उससे जीतेंगे कैसे, जब तक हम अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे। हमने बाबा साहब के दिए अधिकार हैं, वो हमने लिए, उनको हमने उनका हमने एक तरह से पालन किया, या हमारे जीवन में हमने उनसे फायदा उठाया। लेकिन जब तक हम अपने हिस्से का, जो बाबा साहब ने कहा है कि समाज को जोड़ करके संघर्ष की स्थिति में लेकर के जाना है, जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे, तो हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाली जनरेशन को एक सुखी जीवन कैसे दे सकते हैं। तो साथियों, सबको अपने अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर हम काम करेंगे तभी हम इस देश में बच सकते हैं, तभी हमारे अधिकार जो जा चुके हैं वो अधिकार पुनः हमारे वापस आ सकते हैं, क्योंकि बिना जुड़े अधिकार वापस मिल नहीं सकते। तो हम इस देश में 6,743 जातियों में बट गए, और बटने के बाद फिर अपने अपनी जगह अपनी अपनी जातियों पर घमंड करने लगे, अपनी अपनी जातियों को सुन करके अपने अपने अंदर ही मस्त रहने लगे, और अपने ही अहम में जीने लगे। और उस अहम का कारण ये हुआ कि हम टूटते गए, हम बिखरते गए। और जो इस देश का अल्पसंख्यक जो समाज हुआ करता था, जो अल्पसंख्यक वाला बमाणा समाज हुआ करता था, आज इस देश में सभी लोगों को, ज्यादातर लोगों पर अपनी व्यवस्था को थोप करके इस देश में बहुजन बन चुका है, इस देश में बहुसंख्यक बन चुका है। इसीलिए हमको इन जातियों को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बात हमारे जो 10 अमत नियम है उसमें भी मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया जाता है कि यहाँ जो भी इस पोर्टल पर जुड़ता है, या आपके अपने आम जीवन में भी अगर आप हैं, आप समण हैं, आप समण संघ के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तो समाज में भी जाति को लेकर के किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करेंगे, जाति का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि जातियों की वजह से ही हमारी ताकत कमजोर हुई है। लेकिन इन जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर को जो मौका मिला, बाबा साहब ने जब संघर्ष किया, और संघर्ष के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे, और संविधान सभा में पहुंचने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो बाबा साहब ने इन जातियों को 3 जगह इकट्ठा करने का काम किया, कि जो 85% समाज है, जिसे 6,743 में बटा हुआ समाज है, उस समाज को बाबा साहब ने SC ST OBC 3 घेरों में 3 जगह बाबा साहब ने इकट्ठा करने का काम किया। लेकिन बाबा साहब की उस बात को हम लोग समझ नहीं पाए, और उस समझ के आधार पर जितना हम समझ पाए, हमने बाबा साहब के जो दिए अधिकार थे, उन अधिकारों को तो प्राप्त करने का काम किया, लेकिन उसके आधार पर हमने उन अधिकारों को बचाने का काम नहीं किया। वो अधिकार हमारे जाते रहे, और हम उन अधिकारों को लेकर के अपनी मस्ती में मस्त हो गए, हम अपने ही जीवन में मस्त हो गए, अपने ही बीवी बच्चों के चक्कर में हम लोग लग गए, अपने ही परिवार के चक्कर में हम लोग लग गए। और हम जो संघीय व्यवस्था होती थी, जो बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहिएगा, संगठित रहने का मतलब यहाँ पर बाबा साहब के द्वारा जो कही बात थी वो ये थी कि हम लोग इकट्ठा रहें, इकट्ठे होकर के हम काम करें। लेकिन हम उस बात को बाबा साहब की भूल गए, और नौकरी पेशा समाज या अन्य समाज भी, जो बिजनेस वाला समाज है, या ज्यादातर समाज जो है वो अपनी जाति के,
अभ्यास में लग गया और अपनी जाति के व्यक्ति को सुन करके ये चेतना मन में रहती है कि कहीं खड़े हों तो वहां ये पूछे कि भाई तेरी कौन सी जाति है। तो इस जातियों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग जातियों में बटे रहेंगे तब तक हम अपने अधिकारों को बचा नहीं सकते और ना ही हम इकट्ठा हो सकते हैं। तो इकट्ठा होने के लिए हमें जाति अभ्यास को, जातियों को छोड़ना पड़ेगा। और बाबा साहब की उस बात को कि बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहे होइएगा, और जो 3 जगह हमें बांटने का काम किया, 3 पिटारों में हमें बंद करने का काम किया, कम से कम अगर 3 पिटारों में भी बंधे रहते तो भी इस देश में हम संगठित रहते, तो भी हम इस देश में उन ताकतों से लड़ सकते थे जो हमारे अधिकारों को नष्ट करने का काम करती हैं, जो हमारे अधिकारों को छीनने का काम करती हैं। लेकिन जातियों में से भी जाति, जाति में से भी जाति और उपजातियां इतनी जातियां हो गई कि हम लोग आज उनसे इतने प्रेम करने लगे हैं कि अपनी जाति को सुन करके हम लोग गर्व करने का काम करने लगे। उसी का नतीजा है कि हमारे अधिकार दिन प्रतिदिन हमारे अधिकार जाते जा रहे हैं। उस पर भी सोने में सुहागा ये हुआ कि जो ये जातियां थी, इसी में ही हमारे भाइयों ने सोचा कि बाबा साहब ने कहा कि संगठित हो जाइएगा, तो हमारे साथियों ने, हमारे भाई विद्वान भाइयों ने सोचा कि बाबा साहब ने कहा है कि संगठन बना लीजिएगा, और धीरे धीरे हमारे लोगों ने संगठन बनाने शुरू किए। ठीक है, संगठन बनाए, काम करना शुरू किया, लोगों में जागृति आई, लेकिन अधिकार जाते गए। भाई आपने संगठन बनाए, अच्छी बात की, आपने संघर्ष करना शुरू किया, अच्छी बात की, लेकिन संघर्ष किससे किया? संघर्ष आपस में करना शुरू कर दिया। संगठन बढ़ते गए और संगठनों की स्थिति ये हो गई कि आज देश में रजिस्टर्ड संगठन 32 लाख है। उसमें से 29-30 लाख संगठन जो है वो SC ST OBC के हैं। आप सोचोगे कि संगठन तो और जातियों के भी हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनका एजेंडा क्लियर है। हमारे संगठनों के जितने संगठन हैं उतने ही एजेंडे हैं, उतने ही उनकी कार्य करने के तरीके हैं, लेकिन वो बाबा साहब की उस बात को भूल गए कि बाबा साहब ने कहा था कि इकट्ठे रहो। अब आपने संगठन इतने बना लिए, 29 लाख संगठन हो गए, 30 लाख संगठन हो गए, गली में, मोहल्ले में, हर शहर में 100-100, 200-200 संगठन है, और अभी भी संगठन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है भाई, संगठन बनाए, काम करने के लिए बनाए, लेकिन काम इकट्ठा होके कर लो, तो हम समझते हैं कि आपके संगठन का भी मान सम्मान बना रहेगा और इस समाज के जो अधिकार गए हैं वो भी बना रहेगा। हम ये कहते हैं कि आपने जो इतने संगठन बनाए हैं, इससे होने वाला क्या है? जब तक आप इकट्ठा नहीं है तब तक उस ताकत से लड़ नहीं सकते जिस ताकत ने हमारे इस देश में जो हमारे बाबा साहब के दिए संवैधानिक अधिकार थे उनको छीन लिया गया है। तो हमें हमारा ये निवेदन है कि जितने भी संगठन है, तुम लोग इकट्ठा हो जाओ। अगर तुम सब लोग इकट्ठा हो जाओगे तो हमारी लड़ाई भी आसान हो जाएगी, और हमें जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य हम लेकर के चले हैं कि इस देश में हमें, जो हम शासक हुआ करते थे, तो हमारा समाज शासक भी बनेगा, और इस देश में जो हमारे बच्चों का जो जीवन है और हमारा जीवन है वो जीवन भी सुखी हो जाएगा। तो जब तक ये सभी संगठन, जब तक सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक अधिकार कैसे बचेंगे? समय समय पर कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि जब जब हम इस देश में इकट्ठा हुए हैं, जब जब कोई भी समाज इकट्ठा हुआ है, उसने अपने अधिकारों को भी बचाया है, उसने अपने अपने वर्चस्व को भी बचाया है, और उसने अपनी इस देश में एक इमेज भी कायम की है, उसने अपना एक जज्बा भी कायम किया है। उदाहरण के लिए इस देश में सिख समाज है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हमसे बहुत छोटा समाज है, लेकिन इस देश में उसी समाज के व्यक्ति यहाँ पर 10 साल तक प्रधानमंत्री भी रहकर जा चुके हैं, और उनके साथ किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटी कभी सिख समाज के बारे में आप सुन नहीं सकते कि उनकी बहन बेटियों के साथ किसी तरह का कोई अत्याचार हो, किसी सिख भाई के साथ किसी प्रकार की एट्रोसिटी हो, किसी सिख भाई को किसी घोड़ी पर न चढ़ने दिया गया हो, उसकी बारात रोकी गई हो, या उसकी दाढ़ी या मूंछ काटी गई हो। इस प्रकार का कोई भी उदाहरण हमारे सामने नहीं मिलता है। एक नया उदाहरण हमारे सामने है किसान आंदोलन का। जब वो 32-34 संगठनों में बटे थे,
जगह जगह खड़े होकर के आंदोलन कर रहे थे, तो उनकी ताकत बहुत कमजोर थी और सरकार भी सुन नहीं रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब उनको एक संघीय व्यवस्था समझ में आने लगी, जब उनको इस संघीय व्यवस्था का एहसास हुआ, तो वो लोग सब एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुए। और जब सब लोग इकट्ठा हो गए, तो इस देश की सरकार को झुकना पड़ा और वो किसान के जो काले कानून किसानों पर थोपने के लिए जो सरकार ने बनाए थे, उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। उसी प्रकार से 2 अप्रैल 2018 को एक एससी एक्ट जो हमारा इस देश में था, जो एससी पर किसी प्रकार का भी कोई अत्याचार होता है तो उसे डायरेक्ट जो है गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन उसे कमजोर कर दिया जाता गया था, अर्थात उसे समाप्त करने का काम किया था इस देश की हुक्मरान सरकार ने। लेकिन 2 अप्रैल 2018 को बिना किसी संगठन के, बिना किसी नेता के सभी लोग सड़कों पर उतरे। हालांकि उसमें हमारे कुछ बच्चों की आहुति गई, कुछ बच्चे हमारे शहीद हो गए। उन शहीदों को हम बार-बार नमन भी करते हैं। उस थोड़ी सी हम उसमें जो हमारी नासमझी हुई, उस वजह से हमारे बच्चों उसमें शहीद भी हुए। लेकिन उस आंदोलन से जो 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था, जिस प्रकार हम सब लोग इकट्ठा होकर के सड़कों पर शांतिपूर्वक हम लोग उतर गए थे, उससे जो वो एससी एक्ट था, वो पुनः वो कागज जो फाड़ दिया गया था, वो पुनः उस संविधान में जुड़ गया। तो ये ताकत होती है जुड़ने की। और जुड़ने का हम जानवरों से भी बात करते हैं, मधुमक्खियों से बात करते हैं, हम चींटियों का उदाहरण देते हैं। जो भी चीज इकट्ठा रहती है उस पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। तो साथियों, मैं अपने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूं कि जब जब हम इकट्ठा होंगे, तब तब हम जीत की तरफ अग्रसर होते जाएंगे और सभी को अपना अपना काम करना पड़ेगा। कुछ साथी हमारे नए साथी जुड़ते हैं, वो सोचते हैं कि एक दिन जुड़ गए तो हम जुड़ तो गए, शामिल हो गए। भाई, एक दिन जुड़ने से कुछ नहीं होगा। कम से कम 1 सप्ताह तो बिल्कुल अपने सुनते रहिएगा, 1 सप्ताह पूर्ण रूप से सुनिएगा इसको, और सुनने के बाद में कोई प्रश्न दिमाग में आते हैं तो उनको प्रतिदिन लिखते रहिएगा। और हम ये समझते हैं कि अगर 1 सप्ताह आप लगातार जुड़ गए, तो वो जो प्रश्न आपने लिखे हैं, जो आपने किसी भी तरह का जो आपकी जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के जवाब आपके 1 सप्ताह के कॉन्सेप्ट सुनने में सभी प्रश्नों के जवाब आपके मिल जाएंगे। कोई प्रश्न आपके दिमाग में नहीं रहेगा और फिर जुड़ करके लोगों को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि हम लोग अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो जो अधिकार बचे भी हैं, वो अधिकार भी नहीं बचेंगे। इसीलिए सभी से निवेदन है कि डेली जुड़िएगा और इसे जुड़ने को, परंपरा को अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में इसको फैलाना पड़ेगा। अपने यार दोस्तों में सभी को जोड़ना पड़ेगा, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को जोड़ना पड़ेगा। और एक और नारा मैं इसमें देना चाहता हूं कि चलो गांव की ओर, गांव की तरफ जाकर के जब तक हम लोगों के अंदर इस समण संघ की जागृति पैदा नहीं करेंगे, हालांकि 2 वर्ष में, इन 25-26 महीनों में इतनी जागृति देश में आ चुकी है कि आज हम इस देश के 22 स्टेट में और लगभग अब्रोड में भी, हम लोग विदेशों में भी लगभग 6-7 देशों में ये समण संघ की ज्वाला जो है, ये समण संघ का कॉन्सेप्ट पहुंच चुका है। लेकिन धीरे धीरे ये इसी प्रकार से तब बढ़ेगा जब हम गांवों की तरफ जाएंगे। गांव में कम से कम हर गांव में एक एक मीटिंग अगर हम जा करके इस समण संघ का, हम समण होने का एहसास लोगों को करा दें, तो लोग ये जाति जो व्यवस्था है, जो जातियों का जो एक गुबार लोगों के अंदर है, जो जातियों का कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर है, जो जातियों का जो अंदर एक अहम लोगों के अंदर है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और लोगों को ये बताना कि हम कौन थे, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता और ना ही इतिहास बना सकता है। तो हमें इतिहास बनाने के लिए लोगों के अंदर इस कॉन्सेप्ट को, उनके अंदर हमें एक तरह से प्रवेश कराना होगा कि हम लोग कौन है। हम लोग समण हैं। और बुद्ध इस देश के महासमण हुआ करते थे, अशोक इस देश के महासमण हुआ करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के महासमण हुआ करते थे। तो हम अपनी उस परंपरा को, उस अपनी प्राचीन सभ्यता को
हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। उस भूलने का ही कारण है कि हम लोग बट चुके हैं और बटने के बाद में हम अपने अधिकार नहीं बचा पा रहे हैं। और जब हम बचाने की मुहिम पर आएंगे तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक हम लोगों को जोड़ भी नहीं सकते, और जब लोगों को जोड़ेंगे तो हम अपने अधिकारों को बचाने में भी समर्थ हो जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट कि हम गांव की तरफ जाएं, लोगों को जोड़ने का काम करें और अपनी जो संस्कृति है, जो अपने हमारी जो बुद्ध काल की संस्कृति है, उस संस्कृति को अपने अंदर ले जाएं, अपने संस्कार बदलें। जो हमारे श्रमण संस्कार है उन संस्कारों को अपने परिवार में लेकर के जाएं। जो इधर उधर के जो वैसे संस्कार हैं, जिन संस्कारों को हम पसंद नहीं करते, उनको छोड़ने का काम करें और लोगों से छुड़वाने का काम करें। अपनी संस्कृति को डेवलप करें, अपनी संस्कृति को बढ़ाएं और अपनी संस्कृति पर हम लोग गर्व करें कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। ये श्रमण संस्कृति जब लोगों के अंदर व्याप्त हो जाएगी तो हम धीरे धीरे इस देश का जो 85% समाज है, जिसकी जनसंख्या लगभग 120 करोड़ इस देश में है, जब हम इकट्ठा हो जाएंगे तो इस देश में जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार है वो हमें स्वतः ही मिल जाएंगे। और हम इस देश में पहले भी देने वाले थे, हम पुनः इस देश में देने वाले बन जाएंगे। आज हम जो मांग रहे हैं, जिस जिस आरक्षण की या जिस रिप्रेजेंटेशन की हम लोग मांग करते हैं, इस देश में हम उस मुकाम पर आ जाएंगे कि हम लोगों को देने वाले बन जाएंगे। और देने वाले तभी बन सकते हैं कि सभी को अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। जो बाबा साहब के बगीचे से जितने भी हमने फल खाए हैं, उस बगीचे को बचाने का हमने क्या काम किया, ये आत्मविश्लेषण हमको करना पड़ेगा। और जब तक हम ये आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम इकट्ठा नहीं हो सकते, और इकट्ठा होकर के हम अपने अधिकारों को बचाने का काम करेंगे। तो जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, और जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। मेरे वक्तव्य में अगर कहीं कोई त्रुटि, कहीं किसी की भावना को ठेस लगी है तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूं, और मुख्य रूप से मैं संघ से क्षमा चाहता हूं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संघं नमामि।